नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं धरती धोरारी और कार्यक्रम के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे देश प्रदेश की उन शख्सियात से जिनकी ज़िंदगी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये वो हस्तियाँ हैं जिनकी ज़िंदगी से छोटी छोटी बातें भी अगर हम सीख लें तो अपनी लाइफ में हम बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो इस कड़ी में जो मेहमान आज हमें ज्वाइन कर रही हैं उनसे मिलने के बाद यकीनन आपको भी दुष्यंत कुमार साहब की पंक्तियां याद आ जाएंगी कि ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो हमारी जो मेहमान हैं इन्होंने तो बहुत सारे शहतीर उठा रखे हैं। आई मीन शी इज़ अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी एंड फॉर हर स्काई इज़ द लिमिट। हर रोज़ कुछ नया करना, कुछ नया सीखना इनका पैशन है। ये एक साथ बहुत सारी चीज़ों को बखूबी मैनेज कर रही हैं। अपने टैलेंट और हार्डवर्क की बदौलत आप आज की तारीख में एक कामयाब एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, राइटर और यूट्यूबर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ आप समाज और पर्यावरण की बेहतरी के लिए भी बेहतरीन काम कर रही हैं। आइए स्वागत करते हैं ब्रिलियंट एंड ब्यूटीफुल डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल का। अदिति नमस्कार, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और आज यहाँ आकर के डीडी राजस्थान पे मुझे बहुत ही हर्षोल्लास हो रहा है। पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे यहाँ इनवाइट करा और मैं बेहद खुश हूँ यहाँ आकर के। बचपन से दूरदर्शन देखते बड़े हुए हैं और जब उसके स्टूडियो में आते हैं, बात करते हैं तो एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। बिल्कुल, जो मेरे दिमाग में चल रहा था आपने वही चीज़ बोल दी। बट शुरू में जब छोटे थे एकदम तो एक DD1 DD मेट्रो यही होते थे और यही देखते थे और आज यहाँ आकर के मुझे लग रहा है कि मेरे बचपन की एक कोई ऐसी रही होगी बात कि मैं कभी DD पे जाऊँ और आज वो साकार हो गई है। सो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। तो आपने मैनिफेस्ट कर रखा था पहले बिल्कुल से। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो मैनिफेस्टेशन थी। अच्छा, बचपन की क्योंकि बात चली है अदिति, तो वैसे तो आपकी जर्नी जो है बहुत इनक्रेडिबल जर्नी है और एक साथ बहुत सारे हैट्स आपने पहन रखे हैं। मैं आपकी जर्नी के बारे में तो बात करूंगी, पर शुरुआत हम बचपन से ही आपके करेंगे। कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पर पले बढ़े, शिक्षा कहाँ हुई, घर में कैसा माहौल था? जी सो मेरा जन्म हुआ था अजमेर में। अच्छा। और मेरा जो घर था, मेरे पापा वॉज अ जज, मेरी मम्मी एक होम मेकर थी और शी वॉज़ वेरी डायनेमिक बट स्टिल अभी भी ना लेकिन बच्चों को पालने में, हस्बैंड के साथ में उन्होंने बहुत साथ दिया। तो ऑन एंड ऑफ वो हम ही जिस स्कूल में जाते थे कभी कभी काम भी करती थी, लेकिन मेजरली शी वॉज़ अ हाउस वाइफ। हमारा पूरा जो घर का माहौल था वो केवल पढ़ाई और खुद को इम्प्रूव करने पे ही रहता था। वाह। बहुत चैलेंजिंग था मेरा जीवन क्योंकि पापा क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो कभी 1 साल में, कभी 2 साल में और मैक्सिमम 3 साल में हमारा पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था। इसकी वजह से मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर ही हम एक नए घर में, एक नए शहर में, कभी गांव में पहुंच जाते थे और नया स्कूल, नए फ्रेंड्स, रहन सहन का नया तरीका, खान पान का नया तरीका, सब कुछ बदल जाता था। तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं 16 इंस्टीट्यूशंस में पढ़ी हूँ। बड़े छोटे। तो जीवन बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना रोलर कोस्टर जैसी लाइफ रही है। हाँ। तो कभी ये समझ लीजिए उदयपुर के बहुत बड़े किसी नामचीन स्कूल में पढ़ते थे, वहीं कभी हमारा दूसरे साल ट्रांसफ़र हो जाता था बयाना के बाद दोबारा कभी जयपुर आ गए। तो एक लाइफ ऐसी रही कि एक बार हम ऊपर से फर्स्ट आ रहे होते थे, कभी नीचे से फर्स्ट सेकंड आ रहे होते थे क्योंकि लाइफ बहुत ही ऊंच नीच भरी रही। यस। लेकिन हमारे पेरेंट्स ने, मम्मी ने, पापा ने हमेशा इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो, क्योंकि मेरे दादाजी जो थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने के जज थे, परदादाजी दादाजी मेरे बैरिस्टर थे। हमारी पूरी फैमिली ही ब्यूरोक्रेट्स की रही है। हाँ। तो पढ़ाई पे और स्किल डेवलपमेंट पे आज देखिए स्किल डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जब मैं पल रही थी, बड़ी हो रही थी, उस जमाने में स्किल डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। ये चीज़ें घर में ही सिखाई जाती थी। मेरे घर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। तो मेरी मम्मी ने हमेशा ये कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूर करेंगे, लेकिन आप जितने भी स्कूल में एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, जो भी हो रहा है, वहाँ ज़रूर जाना है। तो
जहाँ भी मैं गई वहाँ पर हमने हमेशा एनुअल फंक्शन में, परेड में, सिंगिंग में, सब जगह पार्ट लिया। तो मेरे ख्याल से दैट मेड मी व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स की उन्होंने बोला। मेरी मम्मी एक सिंगर भी हैं, मेरी नानी जो थी वो एमए थी म्यूजिक में। अरे वाह, तो अरे वाह। मेरी मम्मी भी सिंगर रही हैं, उन्होंने रेडियो पे भी गाया है। तो टिपिकल जो हमारा एक दिन में, गर्मियों की दिन अगर मैं कहूँ तो कोर्ट भी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, पापा जल्दी घर आ जाते थे 1 बजे करीब, हम भी स्कूल से तभी आ जाते थे। तो सब जने साथ में मिलके लंच किया हम लोगों ने। उसके बाद में हम वहीं एक ही पलंग पे तीनों बच्चे, मम्मी पापा लेट जाते थे और वही हम एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। तो पूरा जीवन ऐसा ही निकला। वही सुनहरी यादें हैं कि मम्मी भी हैं, पापा भी हैं, तीनों बच्चे हैं, और मम्मी क्योंकि सिंगर थी तो वो कुछ ना कुछ गुनगुना देती थी और हम सब जने खुश हो जाते थे। अच्छा, तो आपके चेहरे की स्माइल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नॉस्टैल्जिक हो रही हैं। Absolutely. और कोई ऐसा कोई गाना याद आ रहा है खास जो आपकी मम्मी के साथ जुड़ा हुआ हो, एसोसिएटेड हो? मेरे ख्याल से मैं ज़रूर आज मम्मी के लिए ये गाना ज़रूर गाना चाहूँगी। हो जाए। इस गाने के शब्द मैं शायद पहले नहीं समझती थी जब हम छोटे थे। आज मैं जब इसको दोबारा मैंने थोड़ी सी देर पहले गुनगुनाया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ इसका और बहुत ही डीप मीनिंग है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू सिंग दिस एंड डेडिकेट दिस टू माय मॉम। प्लीज गो ऑन। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके गीत पिया की मेरे अनुरागी मन में। वाह 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 वाह। अच्छा, तो जैसा आपने बताया कि सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग जो है वो बचपन से ही हो रही थी। आपकी ममा आप में ये सारे सीड्स आप लोगों में सो कर रही थी, आप में और आपके जो सिबलिंग्स थे। तो एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आप बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही थी। एज अ स्टूडेंट आप कैसी थी? क्योंकि आपके घर में आपने कहा सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, पढ़ाई का माहौल था, तो और ट्रांसफ़र हो जाता था, तो पढ़ाई के साथ किस तरह आप एडजस्ट हो पाते थे, कैसे पढ़ते थे? बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं लगता कि MBA तक की जो मैंने पढ़ाई करी वो कंपलसरी थी। मम्मी पापा ने बोला था कि भाई MBA तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एंड आई डिड गेट थ्रू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत उत्तीर्ण आती थी हमेशा या फर्स्ट आती थी, सेकंड आती थी, नहीं, मैं नहीं आई। लेकिन और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 साल हम बिल्कुल गांव में पढ़ रहे होते थे, दूसरे साल हमारा बिल्कुल शहर के, और मम्मी पापा बेस्ट स्कूल में डालना चाहते थे तो वो डाल भी देते थे, लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती थी। वी यूज्ड टू ट्राई अ लॉट, मम्मी हर समय लगी रहती थी। लेकिन हाँ, एवरेज स्टूडेंट, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। और लेकिन आगे जा कर के मुझे ऐसा लगता है कि MBA जब मैंने करा और मेरा आखिरी पेपर हुआ, जो कि मुझे करना ही करना था, उसके बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि हाँ, कुछ मेरी ज़िंदगी में शायद एक वैक्यूम आ गया। आखिरी पेपर मतलब मैं लिख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि दिस इज़ इट, आखिरी पेपर ज़िंदगी का हो चुका है और अब शायद मेरे को कभी दोबारा एग्ज़ाम ना लिखना पड़े। बट आई थिंक लाइफ हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर मी। लेकिन आपकी जर्नी वहाँ पर रुकी नहीं अदिति। जहाँ तक मुझे पता है MBA के बाद भी आपने बहुत सारी डिग्रियाँ हासिल की हैं। एक टर्निंग पॉइंट भी आया आपकी लाइफ में और आपने अपने लिए कुछ और डिसाइड किया था, लेकिन कुछ और हुआ। मैं चाहूँगी कि आप वो बात ज़रूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, स्पेशली महिला दर्शक इसको सुनना ज़रूर चाहेंगे। जी हाँ, सो कुछ ऐसा हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि बचपन में से ही घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का माहौल था, अपना करियर बनाएंगे, बनाना ही है, ये एक 100% बात थी। और उसके लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो माताजी ने, पिताजी ने हमेशा हमें दिया। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को विजुअलाइज करा था एज अ कॉर्पोरेट वुमन। मैंने MBA करा देश की एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद में मेरी नौकरी लग गई स्टेट बैंक में। अच्छा। स्टेट बैंक में फिर मेरी ट्रेनिंग भी आ गई, और ट्रेनिंग में जब मैं पहुंची तो आखिरी के 5 दिन मेरी पहले ही ट्रेनिंग खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ जितने भी एग्जाम्स की, सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत थी वो मैंने पहले ही कर रखे थे। अच्छा। तो उस लेवल तक का वो हुआ। फिर मेरी पोस्टिंग आई, तो मेरे जैसा मैंने ट्रेनिंग में अपने आप का दिखाया था, तो उस हिसाब से मुझे ट्रेनिंग दे दी गई एक मेट्रो में, दिल्ली में, और मेरी लव मैरिज हुई है। तो आई वाज सपोज टू गेट मैरिड टू माय, आई वुड से कि चाइल्डहुड लव से मेरी शादी हो रही थी। तो 3-4 महीने में मेरी शादी थी। इट वॉज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मैंने जिस चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी कि मुझे कॉर्पोरेट में जाना है,
फाइनली मेरी जॉब भी लग गई, स्टेट बैंक जैसी, मतलब सबसे दुनिया Prestigious इंडिया का सबसे organization. बड़ा Yes, बैंक है वो, yes. उसमें मेरी नौकरी भी लग गई। लेकिन उस समय में मेरे पास में एक एक दो रास्ते थे मेरे पास में, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो वो जयपुर से कभी बाहर नहीं जाने वाले थे, और अगर मेरी नौकरी मैं ले लेती, मैं दिल्ली चली जाती, पोस्टिंग कर लेती वहाँ पर, तो उसके बाद में मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी यही हो जाता कि या तो मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकती हूँ या मैं अपनी नौकरी कर सकती हूँ। उस समय पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही बोला कि ठीक है, नौकरी हो जाएगी, यू विल मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ, लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे लिए भी फैमिली कम्स फर्स्ट ऑलवेज। तो उस समय में मैंने भी एक डिसीजन लिया कि, और बहुत इन्फॉर्म डिसीजन था वो, बहुत सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस नौकरी को जाने देती हूँ। कॉर्पोरेट, मुझे ये नहीं पता था कि उससे मेरा कॉर्पोरेट का सपना भी एक चला जाएगा, लेकिन मैं उसको जाने देती हूँ। और आज जब मैंने ये डिसीजन ले लिया है तो मैं दोबारा इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, कभी मैं इस डिसीजन को लिमिट नहीं करूँगी कि भाई मैंने इतना बड़ा कोई त्याग किया है, ये भावना मैं अंदर नहीं आने दूंगी अपनी, ये मैंने खुद से प्रॉमिस करा था। एंड आई थिंक एवरीथिंग वर्कड आउट। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एजुकेशन में आऊँगी, मतलब कभी एजुकेशन से, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई एजुकेशन में नहीं था, सब ब्यूरोक्रेट्स थे, तो एजुकेशन के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं जयपुर में रही, मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश भी करी, तो मुझे पता पड़ा कि जयपुर में आज से 16 साल पहले कॉर्पोरेट कल्चर इतना नहीं था। आज भी मैं कहूँगी यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर नहीं है। सो उस समय में फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर ज्वाइन करा। मैं जिस विश्वविद्यालय से पढ़ी थी, मैंने वहीं जा कर के नौकरी ज्वाइन करी, और आज भी मैं उसी इंस्टीट्यूशन के साथ में हूँ, जो मुझे प्राउड फील होता है। मैं 2 साल वहाँ स्कूल में भी गई थी, फिर मैंने वहीं के अपनी ग्रेजुएशन करा, और आज मैं 16 साल से वहीं पढ़ा रही हूँ, और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। और तो जो आपका डिसीजन था कि आपने बैंक को ज्वाइन नहीं किया, आपने दूसरा रास्ता अख्तियार किया, उसको ऑप्ट किया जो सेकंड ऑप्शन आपको मिल रहा था, और सबसे अच्छी बात है कि आपने उस डिसीजन को कभी भी रिग्रेट नहीं किया। तो ये जो लाइफ का लेटर पार्ट आपका शुरू होता है जब आप एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर आती हैं, और आपने आगे पढ़ाई भी जारी रखी जी। आपने लॉ भी पढ़ा, बिल्कुल, पीएचडी भी की आपने। हाँ। मतलब ऐसा लग रहा था कि रुकना नहीं है, थमना नहीं है। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद शादी होते ही उससे पहले हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा भागदौड़ वाली नहीं थी। हमारे पेरेंट्स जो थे, दे वर हैप्पी इन वॉट एवर दे हैड, कि जितने मेरे पापा की सैलरी आती थी, और मैं, तो हमारे पास में बहुत ही कम रिसोर्सेज होते थे, और उन रिसोर्सेज में भी हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि भाई हमारे पास में ये चीज़ की कमी है। तो लेकिन एक थी कि हाँ, आगे बढ़ना है। दैट वॉज द ओनली थिंग जो मुझे शादी के बाद शायद और ज़्यादा लगी कि नहीं, भले ही मैं जयपुर में हूँ, भले ही मैं छोटी सिटी में हूँ, भले ही मैंने अपने कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ दी है, लेकिन मैं मेरी फैमिली के साथ में हूँ, और फैमिली का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। इस वजह से मैं जो भी एक मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आती थी, मैं उसे मना नहीं करती थी। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत निखारा, मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी आप उस कैपेबिलिटी को निखार सकते हैं। तो मैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को यस भी कहें। बिल्कुल। तो एक मैंने एक्चुअली कॉलेज के दौरान एक मूवी देखी थी, उसका नाम था यस मैन। अच्छा, यस और मैन। उसमें एक कैरेक्टर था जो कि लोन देता था लोगों को, लेकिन वो लोन सैंक्शन नहीं करता था। अच्छा। और वो खुद भी बहुत दुखी रहता था, और लोग उसके पास में आते थे लोन सैंक्शन कराने के लिए, और जब उनका लोन पास नहीं होता तो बड़े दुखी हो के जाते थे। फिर एक दिन उस आदमी ने डिसाइड करा कि नहीं, आज से मैं सबको हाँ करूंगा, जो भी मुझे ठीक ठाक लगेगा मैं उसे हाँ कर दूंगा। अच्छा। और उसने बहुत लोगों को हाँ करनी शुरू कर दी। अच्छा। तो लोगों की जो मन की मनोकामना होती थी वो पूरी होने लग गई, एंड सभी लोगों ने उसको भी बहुत ज्यादा, ही ऑल्सो बिकेम वेरी हैप्पी इन हिज लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक नो ना कहना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। अच्छा। तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ कहना है, लेकिन यस, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू से। मैंने कभी भी जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे आई, इनफैक्ट जो चैलेंजेस भी मेरे पास में आए, जो मेरी तरफ फेंके गए कि आप इसे कर पाओगे, तो मैंने कभी उनको ना नहीं करा। लेकिन मुझे पता था कि हाँ, शायद मैं मेहनत करूंगी तो वो हो जाएगा। और आज तक का पिछले 16 साल से मैंने हार्डली कभी भी किसी भी चीज़ को ना नहीं कहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में आया, चाहे वो यूनिवर्सिटी से बाहर कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई चैलेंज आया। और मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि ना जॉक की तरह से पीछे लग जाती है किसी भी काम के, तो मेरे ख्याल से दैट हैज़ वर्कड आउट क्वाइट वेल फॉर मी। तो मैं काफ़ी चीज़ों के पीछे पड़ जाती हूँ,
और मैं काफ़ी कुछ इस वजह से ही कर पाई हूँ, मुझे लगता है। तो यूनिवर्सिटी ने आपको बहुत अलग अलग तरीके के मौके जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको प्रोवाइड की, और आप थिएटर मैनेजमेंट से भी जुड़ी हुई हैं वहाँ पर, और थिएटर को फ्लरिश करने में भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल जो मैं है मानना जरूर चाहूँगी, वो आप वहाँ पर प्ले कर रही हैं। तो एक तरफ एजुकेशन, दूसरी तरफ क्रिएटिविटी। मैं इसको इस तरह कहूँगी कि हमारे ब्रेन का राइट और लेफ्ट पार्ट जो है, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन, उनको बैलेंस करना, ये कैसे कर रही हैं आप? जी, एज आई सेड, एक दिन मुझे यूनिवर्सिटी में जब मैं आई थी, उसी साल में हमारे जो चांसलर सर थे, उन्होंने कहा कि यू बिकम, उस समय हमारी यूनिवर्सिटी में थिएटर इतना नहीं चल रहा था, ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल से वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। अच्छा। और मुझे उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं सपाट कहना चाहूँगी, मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मुझे वहाँ बनाया गया उसका कोऑर्डिनेटर, तो मुझे लगा मुझे पढ़ना चाहिए। और उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्किल के लिए भी, आपके काम के लिए भी। तो मैंने थिएटर को पढ़ा और इग्नू से मैंने एक कोर्स करा, और जैसे जैसे मैं करती चली गई, तो मुझे आज मैं सब कुछ आपको बता सकती हूँ। थिएटर, स्टेज के बारे में आपको बता सकती हूँ। यहाँ जैसे ही मैं स्टूडियो में आई, मैंने इतनी लाइट देखी, मेरे ख्याल से मैंने आपको बोला भी कि इतनी लाइट्स ये इतनी महंगी होती हैं। और क्योंकि मैंने एक एक तिनका जोड़ करके यूनिवर्सिटी में जितनी लाइट्स हैं हम वो लेकर के आए, मैंने बहुत लोगों से नेटवर्किंग करी, मैंने जाना कि थिएटर में कौन कौन दिग्गज हैं, उनसे मिला जाए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है आज एशिया का सबसे बड़ा स्कूल है, वहाँ पर मैं बहुत लोगों को जानती हूँ। मैंने अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लिया थिएटर को भी। अच्छा। तो मैं चाहे दिल्ली जाती थी, बॉम्बे जाती थी, जयपुर में, हर जगह मैंने थिएटर देखना शुरू करा। और उसी समय पे मेरे जो बच्चे थे वो भी थोड़े बड़े होने लग गए थे, 4 साल 5 साल, वो भी मेरे साथ हर जगह जाते थे। अच्छा। मेरी फैमिली वो भी मेरे साथ में हर जगह जाते थे। और थिएटर को मैंने इतना अपने अंदर अपनाया कि आज मैं कह सकती हूँ हमने 16 फुल लेंथ प्लेस करे हैं पूरे साल। मेरे पास में ऑलमोस्ट 1000-1500 गर्ल्स जो हैं वो मेरे अंडर ट्रेनिंग कर चुकी हैं। वाओ। और हम नुक्कड़ नाटक, स्किट्स, स्टेज प्ले, सभी चीज़ें करते हैं। और हमने बहुत जगह पर नुक्कड़ नाटक करे हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी हम गए, वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करा है। तो नेशनल लेवल, रीजनल लेवल के उनको बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो अब तक मिले हैं। और टू दैट एक्सटेंट कि एक यूनिवर्सिटी में मैं कॉमर्स पढ़ा रही थी और वहाँ भी मेरी कोई कमी नहीं है, लेकिन आज भी यूनिवर्सिटी में शायद 80% ऑफ जो दूसरे लोग हैं वो मुझे थिएटर की मैम की तरह से जानते हैं, रादर देन कि मैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की एक फैकल्टी हूँ जिसने किताबें भी लिखी हैं, रिसर्च पेपर के अवार्ड मिले हैं मुझे बहुत सारे। रिसर्च मेरा एक कोर एरिया हो गया है। और लेकिन स्टिल जो थिएटर है, मुझे थिएटर की मैम की तरह से ज़्यादा जानते हैं लोग। क्या बात है। जिन लोगों ने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है, हमें ट्यून इन किया, आपको बता दें आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान पर हमारा ख़ास कार्यक्रम धरती धोरारी, और आज हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल। आप एजुकेशनिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, प्लांट एंथुजियास्ट हैं, शी इज़ अ राइटर एज वेल, यूट्यूबर भी हैं, और यूट्यूब पर इनका अपना चैनल है जिस पे ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा कंटेंट जो है वो लोगों के लिए दिखा रही हैं, शोकेस कर रही हैं। सो अदिति, आपने बोला कॉमर्स और MBA का बैकग्राउंड, मैं तो इस परसेप्शन में थी कि शायद बॉटनी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से आपको पौधों से, फूलों से प्यार है, आपका अपना फ्लावर बुटीक भी है, आप प्लांट एंथुजियास्ट भी हैं, तो ये शौक कैसे आ गया? और ये एंटरप्रेन्योर बनने का जो आपके मन में एक थॉट था, जो शायद पहले से पनपा होगा, वो बाद में जाकर के फलीभूत हुआ फिर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद अभी तक, आज से 5-7 साल पहले तक भी मैं ये सोचती थी मैं पूरी तरह से मेरी माँ की छवि हूँ। और जो मेरी माँ, मैं दिखती भी उन्हीं की तरह से हूँ, थोड़ी कम खूबसूरत हूँ लेकिन लेकिन मेरी छवि बिल्कुल माँ की तरह से है। और शायद मैं सब चीज़ें जो करती हूँ मेरी मम्मी की वजह से करती हूँ। लेकिन पिछले 5 साल मतलब मम्मी आपकी रोल मॉडल हैं? हाँ, मतलब रोल मॉडल तो डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स दोनों हैं। हाँ। लेकिन मेरा जो बात करने का तरीका, मैं जिस तरह से दिखती हूँ, मेरा उठना बैठना चलना सब कुछ मेरी माँ की तरह प्रतिबिंब है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन इंटरनली जो मैं हूँ वो मैं मेरे पापा पे गई हूँ, ये मुझे पिछले 5-7 साल में ही पता पड़ा है। ओके। तो जैसा आप मेरे से पूछ रही थी कि मैं प्लांट्स का मुझे कहाँ से शौक आया, तो हम लोग बेसिकली वी हेल फ्रॉम यूपी। उत्तर प्रदेश में एक शहर है बिजनौर, हम लोग वहाँ से हैं। अच्छा, तो वहाँ पर मेरे जो पेरेंटल हाउस है मेरे दादाजी की तरफ का,
तो वहाँ पर हमारे यहाँ नर्सरी थी, गाय भैंस भी थी। तो मेरे पापा सबसे छोटे थे 6 भाइयों में, और मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी 5 भाई बहनों में। तो हमेशा मेरे पापा की पोस्टिंग हमेशा राजस्थान में रहती थी, लेकिन मुझे बहुत याद है कि हम लोग काफ़ी टाइम अपने जहाँ पापा की पोस्टिंग होती थी वहाँ से ज़्यादा या तो दादा दादी के पास भाग रहे होते या नाना नानी के पास भाग रहे होते थे। क्योंकि दोनों मेरे पेरेंट्स रहते थे, तो उन्होंने फैमिली का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करते थे। तो जब हम बिजनौर जाते थे तो वहाँ पर हमारे आम के बाग, आंवले के बाग ऐसे थे। तो मेरा बचपन आम के बाग में बैठ के, और वहीं झूला डल जाता था हमारा, और आंवले की डालियाँ होती हैं लंबी लंबी, तो वहाँ हम खेलते रहते थे। तो मेरा पूरा बचपन उसी में बीता। शाम को भी जब पापा कोर्ट से वापस आते थे तो हम लॉन में, क्योंकि सरकारी आवास मिलते थे तो वहाँ पर लॉन होता था, किचन गार्डन भी होता था, तो लॉन में मेरे पापा वहीं चाय पीते थे, और वहीं हम भी पापा के मम्मी पे के आसपास घूमते रहते थे। फिर वो लोग अपने प्लांट्स देखते थे, मम्मी देखती थी सारे दिन। मतलब प्लांट्स हमारी डेकोरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता था घर में। अरे वाह, तो वो मैंने देखा। तो और नाना जी को मेरे बहुत ज़्यादा शौक था। तो उदयपुर में जो उनका घर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ जामुन का पेड़ था, गुलाब लग रहे थे, और बहुत बहुत ही सुंदर ग्रीन था। उस ज़माने में एक कारपेट ग्रास आती थी जो कहीं देखने को नहीं मिलती थी, वो मेरे नाना जी रोज़ उसको वो सींचते थे वहाँ से। अच्छा। तो पूरा बचपन ना प्लांट्स के बहुत ज़्यादा पास रहा। इस वजह से जब मेरी शादी हुई उसके बाद में जब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि देखो अब ये मेरा घर है, मुझे सजाना है इसे। तो मेरे लिए भी वो पौधे जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। अच्छा। कोई कितना इंपॉर्टेंट जना गेस्ट मेरे घर में आ रहा है, उससे ये पता पड़ जाता था कि मैंने कौन कौन से पौधे अपने घर में अंदर ला करके रखे हैं। अरे वाह। so that was my part of life। और हर संडे ऐसा गुजरता था कि हॉबी वही थी कि प्लांट्स को सजाओ, ये करो। किचन गार्डन एसोसिएशन की मैं मेंबर बनी। वहाँ जितने भी हमारे गुरुजन हैं उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया। तो वो संडे को ही एक समय मिल पाता था, तो संडे को मैं पूरे पूरे दिन बैठ के वही करती रहती थी। तो जब लगा कि भाई कुछ करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं बहुत अपने पापा पे गई हूँ, तो मेरे पापा को ना नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है। और 5-7 साल पहले उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मैं बिजनेस करना चाहता था, और मैंने ये कुछ करा था, लेकिन फिर नौकरी आ गई तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से वो भी एक कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनली जैसे आपके पास भी नौकरी आई पर आप नौकरी छोड़ करके। लेकिन नौकरी मैंने छोड़ी नहीं है, आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग एंड लव व्हाट आई एम डूइंग। आई वाज टॉकिंग अबाउट द एसबीआई थिंग। जी हाँ, वो नौकरी एसबीआई वाली छोड़ के मैं एजुकेशन में आ गई। और उस समय में मुझे लगा कि शायद कुछ नया अगर मैं करूँ, मैं बिजनेस करूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज जो हैं उनका बिजनेस ही है पूरा, मेरे हस्बैंड भी बिजनेस में ही हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, एक बिजनेस में भी खुद को और पहचानने के लिए, एक जब आप बिजनेस करते हैं तो आप खुद को पहचानते हैं, खुद की कैपेबिलिटीज को और ज़्यादा निखार पाते हैं, और उनको खुद को भी चैलेंज कर पाते हैं। और मैनेजमेंट की डिग्री आपके पास है। और मैं मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, तो जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने मार्केटिंग में आज तक पढ़ाए हैं, आई एम अप्लाइंग ऑल दैट इन माई बिजनेस। तो वो मुझे लगता है कि एक ना इमैल्गमेशन दोबारा हुआ है कि अभी तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी। मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ जिन्होंने अपना बिजनेस चालू करा है, और उनसे मैं मिली। उन्होंने मेरे को बोला कि मैम, आपने जो रिटेल की किताब लिखी थी वो मैं हमेशा अपने पास में रखती हूँ, और उसमें से कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है जो मैं अपने स्टोर में अप्लाई कर सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से जो मैंने इतने सालों से पढ़ाया, जिसको मैंने दूसरों को पढ़ाया, वो मैं अपने बिजनेस में अप्लाई कर पाती हूँ, क्योंकि नाउ आई एम अ बिजनेस वुमन एज वेल। तो एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ डॉक्टर अदिति, आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं जी। और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए भी काम कर रहा है। हम जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से फंक्शन होता है, क्या फंक्शनिंग है इसकी? तो मैं सोशली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मौका मिलता है तभी हम सोशल वर्क करते हैं। देखिए, घर में जब बच्चों के नए कपड़े छोटे हो जाते हैं या तो बड़ा दुख होता है कि नए कपड़े छोटे हो गए, लेकिन मैंने अपने घर में एक चलन चलाया है, और मेरे दोनों ही बच्चे उसमें ना आगे से आगे रहते हैं। कि जैसे ही घर में कोई भी चीज़ हमारी एक्स्ट्रा आ गई या छोटी हो गई, बच्चों के कपड़े, नए के नए कपड़े भी मान लीजिए छोटे हो गए, तो वो सीधे अपनी अलमारी में से, हर महीने हम बच्चों की अलमारी, मेरी अलमारी देखते हैं, और उसमें से जो भी छोटा हो गया होता है हम फटाफट उसे निकाल के अच्छे से पैक करके मेरी गाड़ी की डिक्की में हम रख देते हैं। फिर हम पूरे शहर में घूमते हैं, और जहाँ लोग हमें नहीं जानते हैं हम वहाँ जाके उन्हें वो सब चीज़ें डोनेट करते हैं। nice. तो एक क्या होता है कि दूसरे लोगों के भी वो चीज़ें काम में आती हैं, और इस तरीके से ही नॉट ओनली इट इज़ रिलेटेड, तो मेरे बच्चे भी ये संस्कार सीख रहे हैं कि दूसरों के लिए भी हमें कुछ करना है। हम कई बार बर्थडेज के ऊपर भी हम यही ट्राई करते हैं। जैसे मेरी मम्मी एक प्रेम निकेतन आश्रम है, उनसे जुड़ी हुई थी काफ़ी समय तक, तो बर्थडेज के ऊपर हम यही सोचते थे कि हम वहाँ जाएं, और वहाँ जो बुज़ुर्ग हैं जिनको
उनकी फैमिली वाले छोड़ के चले गए। मम्मी हमेशा यही कहती थी कि आप वहाँ जाओ, वहाँ जा करके उनको एक कप आइसक्रीम का भी कप आपने खिलाया ना तो दे फील वेरी हैप्पी। तो हम यही कोशिश करते हैं कि बर्थडेज पे और सब पे हम वहाँ जाएं। जिस संस्था की आप बात कर रही हैं दैट इज़ फोर्टी, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री, उसकी विमेन विंग की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा तीसरा साल है जब मैं उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ। वो सोशल वर्क के लिए नहीं लेकिन विमेन के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, जहाँ पर कि हम लाइक माइंडेड विमेन जो हैं वो साथ में आते हैं। हमारे सारे मेंबर्स जो हैं वो बिजनेस से जुड़े हुए हैं और हम एक दूसरे को भी प्रोत्साहन देते हैं। एक दूसरे की जब भी हमें किसी चीज़ की याद आती है कि गिफ्टिंग करनी है, यही करना है, वो करना है, तो हमारे इन 40 में जो विमेन हैं हम उन्हीं को बिजनेस देते हैं। तो क्या होता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी चलते हैं, एक लीडरशिप भी होती है, नेटवर्किंग होती है। तो बहुत हद तक हम बहुत सारी विमेन को, जो नए बिजनेस ओनर्स होती हैं, उन लोग को हम हैंडल करते हैं। फिर एक गवर्नमेंट के साथ में और विमेन जो चाहती हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो चाहती हैं, उसका एक ब्रिज है। तो हम उनकी बात गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं उन सब के बारे में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बताते हैं। सो दैट इज़ हाउ सोशल वर्क भी साथ में चल रहा है। अवेयरनेस, नुक्कड़ नाटक से हम अवेयरनेस फैलाते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक तरफ आ रही हैं, घर में बच्चों को भी ये सब चीज़ें सिखाना वो एक तरफ चल रहा है, एक तरफ बिजनेस में हैंड पढ़ाने के नोबल काम से आप जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल जी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से मिल करके चंद मिनटों में ही आप उनके फ़ैन बन जाते हैं, कदरदान बन जाते हैं। ऐसा ही हाल आज मेरा भी हो रहा है। अदिति एजुकेशनिस्ट हैं, अदिति एंटरप्रेन्योर हैं, अदिति यूट्यूबर हैं, अदिति राइटर हैं। क्या कुछ आप नहीं हैं? मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि आप इतना सारा काम एक साथ कर रही हैं अदिति। क्या कोई सीक्रेट टाइम मशीन है आपके पास में कि यहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ आ गए? कैसे कर रहे हो इतना सब कुछ? थैंक यू अनामिका जी ऐसा कहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। बट मुझे ऐसा लगता है, मैंने MBA करा और मेरे पापा हमेशा ऐसे कहते हैं कि MBA में क्या घोट के पिला देते हैं, लेकिन शायद कुछ तो पिलाते हैं। तो जब मैंने MBA करा उसके बाद में मुझे टाइम मैनेजमेंट आ गया, मुझे स्किल्स आ गई। आई थिंक मैं काफ़ी हद तक डेलीगेट भी कर सकती हूँ। मुझे पता है मुझे किस जने को क्या काम बताना है और उनसे कैसे करवाना है। अरे वाह। तो शायद मैं वो करवा पाती हूँ। घर भी मैनेज करना है, बिजनेस भी करना है, यूट्यूब के शूट्स भी होते हैं बहुत सारे। तो ये सब चीज़ें मैं एक टाइम मैनेजमेंट शायद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं और प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं, तो मेरी जब फैमिली में कोई काम होता है तो मैं शायद बाकी सारे काम रोक देती हूँ, मैं फैमिली पे ध्यान देती हूँ। मेरे बच्चों का, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। 11 साल का मेरा बेटा है और 13 साल की मेरी बेटी है। तो उन बच्चों के लिए जब भी कोई काम होते हैं तो मैं फिर उन्हीं के वो काम करती हूँ और उस दिन मैं उसी के लिए रख देती हूँ। जब मुझे कहीं शूट करने जाना होता है तो मैं उस दिन शूट करती हूँ केवल। और तो प्रायोरिटी सेट करना टाइम मैनेजमेंट के साथ में, आई थिंक दैट्स द की। क्योंकि मुझे पता है कि इस समय में किसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उस समय आती हूँ और उस समय फिर मैं 100% मैं वहीं रहती हूँ, वहीं पे फोकस होके उसी पे उस चीज़ पे फोकस करूँगी जैसे कि वो बेस्ट तरीके से हो सके। और लेकिन मैं इन सब चीज़ों के चलते हुए एक बहुत ही अहम चीज़ होती है आपका फैमिली का सपोर्ट। मैं एक्चुअली यही आपसे पूछने वाली थी क्योंकि बिना सपोर्ट सिस्टम के आप इतनी सारी चीज़ें कर नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉजिटिव घर में एनवायरनमेंट होना। मेरे हस्बैंड हैं, वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जब मैं कभी नहीं आ पाती हूँ तो वो मेरी जगह काफ़ी सारे काम मेरी हेल्प कर देते हैं। अरे वाह। वैसे ही मेरी सासू माँ हैं, उन्होंने कभी मुझे ना नहीं करा और शायद मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि उन्हें कभी मुझे ना कहना भी चाहिए। वो मुझे बिल्कुल ना नहीं कहती है, लेकिन उस चीज़ के लिए मेरे पास में मेरी मदर है। मेरी मदर चाहे मैं कितना भी ऊपर जा रही हूँ अपने काम में, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कह देती कि देख, मुझे घर में गुड़िया बोलते हैं, तो गुड़िया बहुत हो गया, आई थिंक अब तुझे बच्चों के साथ में ज़्यादा रहना चाहिए। तो वो मुझे दोबारा से खींच तान के दोबारा ले आती हैं। तो फैमिली, देखिए कि हमेशा कहा जाता है कि दुनिया के लिए मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मेरी फैमिली के लिए मैं ही दुनिया हूँ। और शायद ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, तो मेरे पास हमेशा मेरी फैमिली होती है। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन लाइफ। आज मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे जो हैं, दे ऑल्सो फील वेरी हैप्पी कि आज मम्मा ये सब कुछ कर पा रही हैं, और आगे आने वाले समय में जब वो बड़े होंगे तो मैं ये
ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो भी इस तरीके से सब चीज़ें मैनेज कर पाएँ एंड दे फील दे हैव अ वेरी फुलफिल्ड लाइफ, दैट इज़ व्हाट आई वांट। तो मेरी सासू माँ का मैंने आपको बताया, मेरे हस्बैंड का बताया, जब मेरे मम्मी और पापा वो मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। मेरी मौसी भी यहीं रहती हैं, तो मौसी भी मेरी माँ शरीक है, तो वो तीनों जने, ये सब जने मिलकर के मेरे बैकग्राउंड में दिखते नहीं हैं, सफलता मेरी नज़र आती है, लेकिन मैं इन लोगों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर ये मुझे एक ऑफ कोर्स फाइनेंशियली भी अगर आप थोड़े से ठीक होते हैं तो आप शायद रिस्क ले पाते हैं अपनी लाइफ में। तो आज भी मैं सेकेंडरी अर्नर हूँ अपनी फैमिली की। मेजरली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फील होती है, शायद मेरे हस्बैंड को, मेरे ससुर जी को ही ज़्यादा फील होती है। मैं कमा रही हूँ, काफ़ी अच्छा कमा रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन अगेन मेरे को वो डर नहीं है। मुझे वो एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे अंदर आ पाती है क्योंकि वो लोग सपोर्ट करने के लिए हैं। हालांकि अभी तक थैंकफुली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन दे आर देयर, आई नो दे आर देयर। मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, तो वो पीछे से मुझे इतनी एनर्जी देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं कि मैं आगे आकर के दुनिया के सामने मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ। तो अदिति, क्योंकि आप पढ़ा भी रही हैं कॉलेज में और बतौर एंटरप्रेन्योर आप काम कर रही हैं, फ्लावर बुटीक है आपका, प्लांट से भी आप रिलेटेड हैं, मैं थोड़ा हट के सवाल करना चाहूँगी कि दुनिया हमारी सक्सेस को देखती है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ जो स्ट्रगल होता है, जो हमारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसको नहीं देख पाती। एंड आई एम श्योर आपने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया होगा, फाइट किया होगा कुछ चीज़ों के लिए, आपने भी डार्क नाइट्स देखी होंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तब आप क्या करती हैं, या कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया जब किसी ने कहा कि ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा और आपने कहा मैं इसे करके दिखाऊंगी? जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में। अगर आप शुरू से ही शुरू करें कि हर साल एक नए स्कूल में जाना, हर साल एक पूरा वातावरण वहाँ का बदल जाता था। मैंने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी, जो मैंने शायद मेरे बचपन से मैंने एक विजुअलाइज करा था, आई विल बी वेयरिंग अ कॉर्पोरेट सूट, और आज आप देखेंगे मुझे, मैं हमेशा साड़ी में नज़र आती हूँ। बट देन एक साड़ी जो पहनावा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है, और मैं दोबारा अपनी मम्मी के काफ़ी क्लोज फील करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा देखा था, एक वही जो बचपन के ये दिन होते थे, मम्मी साड़ी पहन रही हैं, हम तीनों बच्चे, पापा बैठे हैं कि मम्मी तैयार होंगी फिर हम तैयार होंगे तो हम मम्मी को देख रहे हैं कि मम्मी तैयार हो रही है, तो आज मैं तैयार होती हूँ तो मेरे बच्चों को भी वैसी होती खुशी फील होती है, डेजा वू। तो यस, तो मेरा कपड़ा बदल गया है, और मैंने जो कॉर्पोरेट लाइफ सोची थी वो भी बदल गई है। आज मैं एजुकेशन में आ गई हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर बन गई हूँ, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो इस सभी के दौरान जब मैंने एजुकेशन फील्ड में आई, मुझे नहीं पता था पीएचडी कैसे होती है, लेकिन मेरे अंदर एक वो था कि हाँ मैं कर लूँगी, एक ललक थी कि सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, एक पढ़ना है। और मम्मी पापा ने बिना कहे शायद हमें ये सिखाया कि आप करना चाहोगे तो आप कर लोगे, और बहुत मेहनत करी। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर आते ही 3 साल में मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली थी। एंड उसी समय मेरे साथ में देखिए, एक नौकरी जब इंसान करना शुरू करता है, एक पहले आप डिपेंडेंट हो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स के ऊपर, और एक आप नौकरी करना शुरू करते हो, और जब एक लड़की की शादी होती है कवारी से, वो एक ससुराल में जाती है। ये दोनों चीज़ें मेरे साथ में 1 महीने में हुई है। अच्छा। तो एक सर्विस क्लास फैमिली से मैं एक जॉइंट फैमिली में गई, जहाँ मेरी दादी सास थी, दादा ससुर जी थे, और बिजनेस फैमिली, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, ये सब लोग थे, और मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से आई थी। एक ही महीने के अंदर 2 महीने कह लीजिए, सितंबर में मेरी नौकरी लग गई, सितंबर में नौकरी शुरू करी और दिसंबर में शुरू में ही मेरी शादी थी। एक उसी समय में मैं नौकरी करने लगी, मैंने अपना कॉर्पोरेट छोड़ दिया और मैं एजुकेशन सेक्टर में आ गई। मैं एक न्यूक्लियर फैमिली से एक जॉइंट फैमिली में चली गई, मेरी शादी हो गई। ये सब कुछ एक साथ हुआ। तो आप सोच सकती हैं कि जो थोड़े थोड़े टाइम में एक बड़ा काम होता है, वो सब कुछ मेरे साथ में एक साथ हो गया। मतलब छोटे समय में ह्यूज शिफ्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन योर करियर, इन योर फैमिली, एवरीथिंग। मेरी पूरी दुनिया 360 डिग्री बदल गई, आप कह सकते हैं। लेकिन सब चीज़ें एक साथ इतनी हुई तो शायद मुझे समझ ही नहीं आता कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करूं। मुझे कुछ नहीं समझ आता। किसके बारे में सोचें, किसके बारे में ना सोचें, किसका दुख करूं, किसकी खुशी करूं, मुझे ये नहीं समझ आता था। लेकिन अगेन फैमिली के साथ में ढांढस रख के मैंने 3 साल के अंदर ही अपना ग्रेजुएशन कर लिया। मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली। एक नेट क्वालिफिकेशन होती है,
जो कि एजुकेशन सेक्टर में आने, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में पहले। मतलब आप ये समझ लीजिए 2009 में जब मेरी शादी हुई दिसंबर में और मेरी नौकरी भी शुरू हुई, तब तक मुझे कुछ नहीं पता था। और 2013 में मेरा नेट क्वालिफिकेशन भी हो चुका था, विच इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मेरा PhD हो चुकी थी। उसके अलावा फिर मुझे लगा, मेरी नौकरी जो थी वो मैनेजमेंट में थी, लेकिन उस समय जब मैं नौकरी लेने के लिए गई तो मुझे कॉमर्स डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। तो मैंने MCOM भी कर लिए, 2 साल मैंने एक MCOM BA DM करा बिजनेस स्टडीज़ में। उसके बाद में मैंने EAFM होता है फाइनेंशियल स्टडीज़ में, मैंने वो भी कर लिया। फिर मेरी फैमिली क्योंकि लॉयर्स की है और लॉ से ही जुड़े हुए हैं सब लोग, मेरी बहन भी कॉर्पोरेट लॉयर है, उसके हस्बैंड भी कॉर्पोरेट लॉयर है, मेरा भाई भी कॉर्पोरेट लॉयर है और मेरे पापा भी जज थे। तो फिर मैंने LLB भी कर ली। कुछ 3-4 साल पहले मैंने अपनी LLB ख़त्म करी है। मैंने IPR पढ़ा है, मैंने साइबर लॉ पढ़ा है, मैंने थिएटर पढ़ा है। तो मैं वो जो एक पढ़ने का सिलसिला था ना, जो एक वैक्यूम मुझे लग रहा था MBA करने पे कि शायद अब मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना, उसके बाद में मैंने इतनी पढ़ाई करी है और अभी मैंने किसी को बताया नहीं है, मैं सबसे ऊंची एजुकेशन के लिए तैयारी कर रही हूँ कुछ, जो आप आज टीवी पे बता रही हैं। हाँ, और भगवान का साथ रहा, फैमिली का साथ रहा, तो शायद वो भी बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर पाऊंगी। अच्छा, आप क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अदिति, मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले 10-15 सालों में आपने जो पढ़ाई का पैटर्न है, जो सिस्टम है, क्या उसमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं? अब क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तब लैपटॉप कंप्यूटर्स का उतना चलन नहीं था, अब आजकल ये बच्चे के हाथ में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, चैट GPT भी है। बिल्कुल। तो ओवर द इयर्स आपको किस तरह के चेंजेस जो हैं वो समझ में आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरह के चेंजेस आप ला सकती हैं एजुकेशन में? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में जब हमारे पास में रिसोर्सेज कम होते थे, हमें अवेयरनेस भी कम होती थी, तो जो आसपास होता था वो हम करते थे। खेल व्यायाम तब भी होता था। मेरे पापा फुटबॉल खेलते थे, मुझे याद है, उन्होंने कई बार बताया है। मम्मी मेरी गाना गाती थी। उनके जितने भी भाई बहन थे वो लोग भी कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखते थे। तो उस ज़माने में भी बहुत कुछ होता था, लेकिन अवेयरनेस कम थी और प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं था और आपके करने के लिए इतनी चीज़ें नहीं थी। इनफैक्ट मैं कहूँगी डिस्ट्रैक्शंस इतने नहीं थे। राइट। आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जितने ऑप्शंस हैं डिस्ट्रैक्शंस उतने ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल। और जो काम शायद 1 किलोमीटर जाकर के पहले हो जाता था, आज वो 15 किलोमीटर जाकर के होता है। एक म्यूज़िक की क्लास लेनी है आपको, तो पहले आपके पड़ोस में भी शायद कोई सिखा देता था, आज शायद नहीं सिखाता है। लेकिन ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन ये भी फैसिलिटी है। ये हमको कोविड ने सिखाया कि हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। तो उतने ही अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है। अगेन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप क्या चाह रहे हैं। पहले ज़माने में शायद पढ़ाई में जो ज़्यादा ध्यान देते थे वो पढ़ाई के ही होके रह जाते थे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर में जाते थे वो उन्हीं के होके रह जाते थे। आज का जो यूथ है उनको अगर एक बार ये समझ आ जाता है उन्हें क्या करना है, क्योंकि मैं जैसा मैंने आपको बताया कि 1500 बच्चे तो थिएटर मेरे साथ में कर चुके हैं। मैं मेरे ख्याल से आज तक 8-9 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सब के साथ में मुझे लगता है कि दे आर ब्रिलियंट। शायद मैं यहाँ दूसरे लोगों से ऑपोजिट राय रखती हूँ कि आजकल का यूथ इतना कुछ नहीं कर रहा है और उनको संस्कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल उल्टा सोचती हूँ। आज का यूथ दोबारा मैनिफेस्टेशन की तरफ जा रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो अपने बड़ों का आदर सत्कार भी, लेकिन उनके तौर तरीके थोड़े से बदल गए हैं, जो शायद हमें समय के साथ में हम लोगों को भी बदलने की ज़रूरत है। तो वो सब कुछ करना चाहते हैं, शायद वो नहीं कर पाते हैं इतना, कई बार मुझे ऐसा लगता है, लेकिन वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर उन सब जगह भी जा रहे हैं, लेकिन आज वो अपना बहुत स्ट्रांगली ये कह पाते हैं कि भाई मेरे को पढ़ाई में शायद नहीं करना है, मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। और बहुत हद तक पेरेंट्स भी आज उनका साथ जो 20 साल पहले बच्चे नहीं कह पाते थे खुल के अपनी बातें, आज बच्चे कह पाते हैं। उनके पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं कतई भी ये तो नहीं कहूँगी कि आज का जो यूथ है वो ख़राब हो चुका है या वो इतना सोचता नहीं है अपने पेरेंट्स के बारे में, या फोकस्ड नहीं है। वो हैं, उनको हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन एक बार जब वो ठान लेते हैं तो वो सब कुछ कर पाते हैं। Amazing, मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं यही देख रही हूँ मेरे आसपास। एजुकेशन पार्ट से अलग हट के बात करें तो आपको प्लांटेशन का शौक है, फूलों से पौधों से प्यार है, और एक जापानीज टेक्निक से आपने एक प्लांटर तैयार किया है। हम जानना चाह रहे थे कि वो क्या है। जी,
क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है। आज से 10 साल पहले शायद हम नहीं समझ पाते थे कि ये जो शब्द है सस्टेनेबिलिटी जो हर जगह कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब व्हाट इज इट एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये होता है कि हम आज जो भी हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हमारे पास में हैं, हम उनका मज़ा लें, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन से उसे खींच ना लें, उसे छीन ना लें। तो हम यूज़ करें अपनी सारी चीज़ें, हम खूब शान और शौकत से रहें, अच्छे से रहें, कंफर्टेबली रहें, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम पूरा वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट उसे ख़राब ना करते हैं। तो क्योंकि मैं प्लांट्स से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि ग्रो योर ओन फूड। तो आप माइक्रो ग्रीन्स उगाएं, आप घर में जो थोड़ी सी मिर्ची भी अगर उगती है, धनिया भी उगता है, तो आप ज़रूर करें। किचन गार्डन एसोसिएशन से आप जुड़े हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि आज घर छोटे हो गए हैं, हमारे पास में तो ज़मीन ही नहीं है, तो हम क्या करें। हो सकता है आपके पास में छत हो सकता है आपके पास में बैल्कनी हो, वो भी नहीं है तो आप माइक्रो ग्रीन उगा सकते हैं, और वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। स्प्राउट्स का ही एक नेक्स्ट लेवल होता है। आप मशरूम्स उगा सकते हैं, छोटी सी जगह में बहुत ही सुंदर तरीके से एक मशरूम होते हैं, आप वो उगा सकते हैं। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इतनी सोच रखें। तो यही सब करते हुए हमने, मुझे लगा, एक सस्टेनेबल चीज़ बनाए जिसमें ना प्लास्टिक का यूज़ हो, ना उसमें हीटिंग प्रोसेस यूज़ हो। तो जैसे हम टेराकोटा बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आग लगाई जाती है, उन्हें सेका जाता है, राइट। तो ना ही तो एक कोकेडमा है, एक जापानीज़ टेक्निक है जिससे कि आप नेचुरली एग्जिस्टिंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हो गया कोकोपीट विच इज़ कोकोनट, नारियल के जटा का बुरादा जो होता है, वो वर्मी कॉम्पोस्ट या गाय की जो गाय की खाद जो होती है, उसको वेस्ट मटेरियल, हाँ, उससे गाय का जो गोबर होता है, गोबर को सड़ा करके खाद बनाई जाती है। वो सबसे अच्छी खाद होती है अपने पौधों के लिए। तो वो हम साथ में लेते हैं, वर्मी कॉम्पोस्ट लेते हैं, और यही नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज़ों को लेकर के हम लोग एक इतना बड़ा बॉल सॉर्ट ऑफ बनाते हैं, और उसी के अंदर पौधा लगाया जाता है। पूरा एक प्रोसेस होता है। मिट्टी खाद का मिश्रण आपने यहाँ पर लिया, और बीच में उसमें ऐसा करके पौधा लगाया जाता है, और उसको चारों तरफ कॉयर से, उसको कोकोपीट से ही उसको सुंदर तरीके से मॉस से सजाया जाता है। और वो जो चीज़ होती है उसमें प्लांट, पानी देना भी उसमें एक नायाब तरीके से होता है। दैट कोकेडमा दैट कम्स विद अ प्लेट। और प्लेट के अंदर पानी डालते हैं, और क्योंकि वहाँ कोई भी प्लास्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पानी अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट। और वो इतनी खूबसूरत तरीके से, आप कहीं भी उसे कॉर्पोरेट में किसी ऑफिस में रखें, आप चाहे उसे डाइनिंग टेबल पे रखें, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि फूलदान है। तो इट इज़ अ फ्लावर वास अलॉन्ग विद अ प्लांट। तो फूलों की जो जीवन यापन होता है, वो जीवन बहुत कम होता है। हाँ, लाइफ स्पैन उनका कम होता है। लाइफ स्पैन 10 डेज का होता है, सर्दियों में वो भी। गर्मियों में तो 2 दिन में वो मुरझा ही जाते हैं। तो रादर देन गिविंग फ्लावर्स टू समबडी, एक प्लांट दें आप, और वो भी कोकेडमा जैसी अगर चीज़ है जो कि जिसमें ना मिट्टी का, जिसमें ना गर्म करके उसको एनवायरनमेंट को नुकसान करा गया है, ना ही उसमें कोई प्लास्टिक है, नेचुरली एग्जिस्टिंग, पर्यावरण फ्रेंडली एक वो प्लांट है, सस्टेनेबल है, बायोडिग्रेडेबल, हैंड क्राफ्टेड है। हर एक कोकेडमा हाथ से बनाया जाता है, उसमें रस्सी लगाई जाती है बाहर की तरफ, और वो हाथ से ही सेट करी जाती है। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी कि वी आर द ओनली वंस मेकिंग कोकेडमा इन राजस्थान। जहाँ भी आपको वो दिखेगा, रेस्टोरेंट में, कैफे में, किसी के ऑफिस टेबल पे, किसी के घर में, वो हमने ही बनाया है। क्या बात है, तो राजस्थान में कोकेडमा के हम ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम ही क्रिएटर्स हैं। तो हम उसको भी प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि एक इस तरीके की चीज़ जो ना नेचर को ख़राब कर रही है, ना और इतना खूबसूरत भी लगती है, और जो अपने वर्कर्स हैं, जो हस्तशिल्पकार हैं, उनको भी, क्योंकि हाथ से बनाया जाता है, उन्हीं को हम सिखाते हैं, उन्हीं से बनवाते हैं। और विमेन का हम मेजरली विमेन हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, तो एक बहुत ही ज़्यादा नोबल चीज़ भी है। तो इस तरह की चीज़ को अगर आप गिफ्ट करेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो बहुत ही मल्टीफेसेटेड उसका भी काम होता है कि एनवायरनमेंट का भी वो ध्यान रख रहा है, एक जीविका भी प्रदान कर रहे हैं विमेन को, और अनस्किल्ड लेबर को हम स्किल्ड बना रहे हैं। तो बहुत तरह से इसका एक कोकेडमा इसका नाम है, और ये एक हैंडमेड प्लांटर है, और ऐसी वस्तुओं से बनाया गया है जो बायोडिग्रेडेबल हैं, सस्टेनेबल हैं, और पर्यावरण फ्रेंडली भी हैं। डॉक्टर अदिति खंडेलवाल से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बेसिक्स ऑफ गार्डनिंग अगर हमें सीखना हो तो हम आपके यूट्यूब चैनल की तरफ रुख कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, देखेंगे, तो मैं क्योंकि प्लांट्स ही, जब कोविड आया ना, तो मुझे एक
न्यूज़पेपर से किसी ने बोला कि मैम आप गार्डनिंग बहुत करते हैं, और क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो मैं बोल पाती हूँ। मेरे मम्मी ने अगेन हमें बचपन से सिखाया कि आपका डायलेक्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। हिंदी भी ढंग से बोलो, उसको लर्न करो, इंग्लिश भी ढंग से बोलो, तो हम वो बोल पाते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो हमें शूट करके भेजते। तो सब जने घर पे थे, तो सब ने मिल करके हमने एक वीडियो बनाया, और वहाँ से मेरे यूट्यूब जर्नी की स्टार्टिंग हुई। और फिर मैंने थोड़े दिनों में मतलब प्रोफेशनली वीडियोस बनाने शुरू कर लिए। और मैं जहाँ भी इंडिया के बाहर मैं जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ का फ्लोरा फौना वो सब चीज़ें मैं कवर करती हूँ। और बेसिक्स बिल्कुल जो छोटी छोटी बातें हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि पौधे में पानी कैसे दिया जाए, या पहला गमला अगर आप अपने घर में लगा रहे हैं वो कैसे दिएगा, धूप कितनी मिलनी चाहिए पौधे को, टू नेक्स्ट थिंग कि आप बॉन्जाई कैसे बनाएंगे, उसकी कटिंग कैसे करेंगे, क्या और नई चीज़ है जो मार्केट में आ रही है। आप एक ट्रे गार्डन बनाते हैं, जैसे केक कस्टमाइज किए जाते हैं ना, कि इस जने को लिपस्टिक पसंद है तो लिपस्टिक लगा दी, बैग पसंद है लैपटॉप लगा दिया। ऐसे ही हम प्लांट्स को भी डेकोरेट करते हैं कि आप कस्टमाइज प्लांट होता है, किसी की 60वीं वर्षगांठ है तो उसमें कैसा प्लांटर जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ें सब चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। किस तरीके की, जैसे यूट्यूब मैंने आपको बताया कोकोपीट क्या होता है, तो कोकोपीट क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि ऐसे सुनने में बड़ी भारी चीज़ लग रही है कोकोपीट, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बेसिकली जो नारियल की जटा होती है उसको सुखा करके उसको मिक्सी में पीस लीजिए, वो कोकोपीट बन गया। सो इतनी सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाती हूँ। तो आप इतना सब कुछ जो है वो अकेले मैनेज कर रही हैं। बहुत सी महिला दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमें आपको देख रही हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं आज हमेशा कुछ पंक्तियाँ जो हैं मैं छोटे शब्दों में, मतलब कुछ पंक्तियों में ही उनके बारे में कुछ आज लिख करके लाई हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं लिख के नहीं लाई हूँ, मैं ढूंढ के लाई हूँ। मैं वही कहना चाहूँगी। हो जाए, इरशाद जी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वाह, ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की वुमन के लिए, आज की नारी के लिए, आज की यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किसी हद तक हम खुद ही खुद को रोकते रहते हैं। तो आप खुद को ना रोकें, आपकी जो मन में इच्छा है, जो आप करना चाहती हैं, वो आप ज़रूर करें। आप पहला स्टेप लें। जैसे मेरे पीछे इतने सारे लोग खड़े हैं, मेरी पूरी फैमिली खड़ी है, और वो मेरे को हेल्प कर रहे हैं। आप भी जब निकलेंगी तो हो सकता है शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है सबको ये बात समझाने में, और खुद को भी इतना मोटिवेट करने में कि नहीं मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब आप एक बार ये ठान लेंगी और आप घर से बाहर निकलेंगी और आप अलग अलग काम करना शुरू करेंगी, तो आपको पता भी नहीं पता पड़ेगा कि एक एक करके कारवां आपके पीछे आ गया है। क्या बात है। और वो फैमिली भी होगी, आपके दूसरे जो एसोसिएट्स होते हैं वो भी होंगी। विमेन, हमेशा विमेन के बारे में कहा जाता है कि एक विमेन को नीचे गिराने में पीछे दूसरी विमेन नहीं आती है। मेरे ख्याल से हम साथ मिलकर के ये जो एक कहन है, कथन है, इसे हम चेंज कर सकते हैं। और मैं इसको फ्यूचर में ये देखना चाहूँगी कि एक वुमन के पीछे एक वुमन ही खड़ी है और उसी ने उसको आगे बढ़ाया है। कमाल। तो ये चीज़ अगर हम कर पाएंगे तो हमारे पूरे की पूरी जो समाज में व्यवस्था है वो बदल जाएंगी। हमारी वुमन जो है, अगर वो दूसरी वुमन के लिए खुश होना सीख लेगी, तो मेरे ख्याल से स्काई से भी ऊपर हम जा सकते हैं। स्काई वुड नॉट रिमेन द लिमिट फॉर अस। तो डेफिनेटली अदिति, आप आए, बहुत अच्छा लगा। खाली समय में कुछ म्यूजिक वगैरह सुनती हैं आप? कोई फेवरेट सिंगर, कोई फेवरेट गाना आपका? देखिए, मैं बहुत गाना मुझे गाड़ी में सुनना अच्छा लगता है। मेरे बच्चों के साथ में हम लोग कभी संडे को लेज़ी मॉर्निंग्स होती हैं तब हम सुन रहे होते हैं, तो नए सिंगर्स भी मुझे काफ़ी पसंद हैं। और लेकिन जो मन में से जो आते हैं वो हमेशा मुझे पुराने गाने याद आते हैं। क्योंकि मेरे पापा 100.3 जो आता है आज भी उसी को ही सुनते हैं। अमेजिंग। और मुझे उसी का ही शौक, मेरे ख्याल से पुराने गाने ही मेरे जो मन को छूते हैं वो आज भी पुराने गाने ही होते हैं। जैसे आपकी बातों ने हमारे मन को छू लिया, दिल को छू लिया। बहुत कुछ सीखने का, जानने का मौका आपसे मिला अदिति। और दर्शकों से भी हम इजाज़त ले रहे हैं। आज धरती धोरारी में हमारे साथ रही डॉक्टर अदिति खंडेलवाल। आप एक एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर और राइटर हैं, और साथ ही साथ आप पर्यावरण और समाज की बेहतरी के लिए भी काम कर रही हैं। देखते रहिए डीडी राजस्थान। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।